तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो यहाँ हम लोग यूपी टेट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यूपी टेट से संबंधित जो भी सुपर टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और पीवाईक्यू को जो है कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ में करते आ रहे हैं। तो जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जाके वहाँ से देख सकता है। तो आज की हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देरी किस बात की, चैनल को जल्दी से क्या कर देना है, चैनल को हमारे क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना और हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं पीडीएफ को शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है। तो किस चीज़ पर आधारित होती है बताइए। तो खेल विधि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो किस पर होती है, तो ये होती है हमारे विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, डिसलेक्सिया बार बार रिपीट होता है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है, मानसिक विकार से संबंधित होगा या फिर गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकास से। तो किससे, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, और डिसलेक्सिया जो है हमारा संबंधित होता है पठन के विकार से संबंधित होता है। इसमें बालक को है ना अक्षरों को पहचानने में कठिन होती है। क्या होती है, बालक को जो अक्षर होते हैं, अक्षरों को क्या करता है, ठीक तरीके से क्या नहीं कर पाता है, पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, पहचानने में क्या होने लगती है, उसको कठिनाई होने लगती है। क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो चलिए आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, देखो विशेष रूप से बोल रहा है। अब विशेष रूप की अगर बात करें तो कैसा होना चाहिए, दूसरे जो सामान्य बच्चों के साथ होता है, या फिर विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित करना, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो ज़रूरतमंद बच्चे हैं तो दूसरे जो भी सामान्य बच्चों के साथ में ही करना है हमको, उनको कोई सेपरेट से नहीं करना है। ठीक है, उनको एक ऐसा फील ना होना चाहिए कि वो दूसरों से अलग हैं। तो यही इसीलिए बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं इसी चीज़ को, है ना। तो मतलब विशेष रूप से जो भी ज़रूरतमंद बच्चों को जो है सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देने का प्रबंधन करना चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों की जो पूर्ति है वो साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते हैं ना, ताकि वो भविष्य में क्या करें, सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को क्या कर सकें, ढाल सकें, समायोजित कर सकें। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे बच्चों के, सामान्य बच्चों के साथ में ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। क्या बताइए, अभिप्रेरणा तो सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम का विभेदित करता है, एक दशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को क्या करता है, प्रस्तुत करता है, नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि व सृजन करता है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, अधिगम बताइए। तो ये क्या होता है अधिगम में, इसमें अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरणा, तो ये क्या, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना होता है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या है ना, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए। कक्षा 5 का है, निम्न स्तर के कार्य के लिए बच्चे को माफ़ करना चाहिए। ठीक है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। ठीक है,
कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कक्षा 5 में जो भी सामान्य रूप से बच्चों को बर्ताव करना चाहिए और सीडी के जरिए जो है सहायता प्राप्त करनी, क्योंकि क्या है, न्यून दृष्टि है, उसकी दृष्टि कम है, न्यून दृष्टि वाले। ठीक है, ऑडियो सीडी पे हमें गौर करना है, क्योंकि देख तो नहीं सकता लेकिन सुन तो अच्छी तरह से सकता है। तो हमें किस पे करना है, अब यहीं कहीं पे विजुअल लिखा होता है तो विजुअल गलत हो, उसकी दृष्टि ही कम है तो विजुअल कैसे देखेगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के विकास समूह के अंतर्गत किया जाता है। तो श्याम पट्ट कैसा होता है, श्रव्य होता है, नहीं, दृश्य होता है, बिल्कुल सही, क्या होता है, दृश्य होता है, देखा जा सकता है इसको। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, बताइए। श्याम पट्ट पर लिखना बिल्कुल सही, मतलब शिक्षण कुशलता में ही आएगा। आप लोग भी ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड जो भी होते हैं उन पे लिखेंगे। प्रश्नों को हल करना बिल्कुल आना चाहिए, प्रश्न पूछना ये भी होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, हमारे कुशलताएं हैं। एक और कुशलता है जो होनी चाहिए, वो क्या है, प्रतिपुष्टि कौशल। कौन सी, अगर एक और लिखते हैं हम तो कौन सी हो जाएगी, प्रतिपुष्टि कौशल। और भी बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पास में, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें आगे बताना है ना, जवाब देना है हमें। तो क्या आगे है, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाती है। मतलब कोई भी कक्षा में अगर विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप उससे क्या कहेंगे, क्लास ख़त्म हो तब मिलना आके मुझसे, ठीक है, तब पूछना आके जो जितना पूछना है, नहीं। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो अलग बात है, लेकिन विद्यार्थी ने क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब वो बार बार प्रश्न पूछ रहा है और भी प्रश्न पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हैं, तो उसे लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या करना है, हमें प्रोत्साहित करते जाना है उसे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादित कौन थे, जो शिक्षा है किंडरगार्टन प्रतिपादित किसने करी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सभी को आ गया होगा, जितने भी यूपी टेट के अभी तक की जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को ये वाला प्रश्न जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो कौन है, एक तो कौन है, फ्रिपॉल जी हैं। अच्छा, फ्रिपॉल ने 1840 में, कब, 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला। कहाँ खोला था, जर्मनी में अपना पहला किंडरगार्टन खोला, किंडरगार्टन पहला खोला। किंडरगार्टन पद्धति प्रतिपादित भी इन्होंने किया था। और होता क्या है कि इसमें बगीचा वगैरह होता है, बच्चों का बगीचा होता है। फ्रिपॉल के अनुसार क्या था, फ्रिपॉल ये चाहते थे कि बच्चे जो है वो उद्यान में स्थित यानी कि नर्सरी की तरह होते हैं, नर्सरी की अच्छी तरह से अगर देखभाल करेंगे तो पौधे कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है, अच्छे होंगे। बच्चों की देखभाल से ही उनकी क्या होती है, मेंटल और जो फिज़िकल हेल्थ है वो सब, उसमें ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिपॉल हो जाएगा। एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, बताइए। आपका यहाँ पे क्या रिएक्शन रहेगा, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अच्छा, बच्चे की क्या करनी, उपेक्षा करेंगे, नहीं। अभिभावक को लिखेंगे, अभिभावक को क्या है, लिखेंगे, नहीं। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, है ना, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आप क्या करेंगे भाई, स्वयं मिलने जाएंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, ठीक है, क्या है बताइए। बहुत तरीके से बच्चे हैं प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर जो बचपन आधारित रूप प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है, क्या होती है, अनूठी अवधि होती है। तो हमारा डी वाला बिल्कुल आंसर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जिसने जिसने डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट प्रश्न आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राणी आप इसको पॉज करिएगा, पूरा पढ़िएगा इसको। आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा इसको, ठीक है, इस प्रश्न को पूरा पढ़ा होगा। तो आप इसका जवाब क्या देते हैं? इसका जवाब होगा परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। ठीक है, आगे आते हैं। असंगठित घर से आने वाले बच्चे सबसे अधिक क्या से होते हैं? बताइए। असंगठित, देखो सुनिर्मित पाठों में स्वतंत्र अध्ययन में होंगे। कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे अध्ययन में, है ना। अनुशासन एवं आत्मनिर्भर जैसे गुण क्या होंगे? उनका अभाव उनमें पाया जाएगा। ठीक है, इन गुणों के अभाव में बालक जो है वो स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाइयों का अनुभव करेगा, है ना। क्या करेगा? कठिनाइयों का अनुभव करेगा। इसमें असंगठित घरों से जो भी बच्चे आते हैं उनके वातावरण का प्रभाव उन पर क्या होता है? जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होंगे? स्वतंत्र अध्ययन में इनको क्या होगी? कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट होंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे और उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। क्यों नहीं गृह कार्य देंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे क्या करेंगे? अनुप्रोहित करेंगे। ठीक है, वो और अधिक अगर प्रगति करेगा तो उसे और तरीके से क्या करेंगे? हम लोग उसको अनुप्रेरित करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन के चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? अध्ययन कक्षा में क्या है? अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, पढ़ते नहीं है बच्चे क्लास में, है ना। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उन्हें अध्यापन के लिए बाध्य करेंगे। क्या करेंगे? बाध्य करेंगे। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, है ना। जो भी कैसे शैतानी टाइप वाले होंगे तो उनको क्या कहेंगे? कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे भाई, छोड़ने के लिए क्यों कहेंगे? उन्हें चेतावनी देंगे। ठीक है, वर्ड कैसा आया? चेतावनी। ठीक है, चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो, है ना, धमकी दे रहा है, नहीं तो क्या करेंगे? प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे तो एक्सट्रीम वर्ड्स को तो हमें लेना ही नहीं है। उन्हें उनकी रुचि, ठीक है, रुचि आया, और अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो ये वाला बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण कार्य में क्या है? शिक्षण कार्य को अगर मनोरंजक और रुचिकार बनाएंगे तभी जैसे शिक्षण सामग्रियों का भी इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी जो है शिक्षण विधि कैसी होगी? हमारी एक मीनिंगफुल रहती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसे क्या कहते हैं? संवेदन, या फिर औपचारिक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक, या फिर मूर्त क्रियात्मक। तो सोच रहा है, तार्किक रूप से सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मूर्त क्रियात्मक का कार्य हो रहा है। अच्छा, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं, इसके अनुसार ये कौन सा चरण है? ये हमारा तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? ये हमारा तीसरा चरण है। तीसरे चरण के बारे में बात कर रहा है, तीसरा चरण। ठीक है, ये तीसरा चरण है। कैसा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये कब से कब तक होती है? तो 7 से 11 वर्ष तक के। इसमें बालक जो है वो किसी भी वस्तु, कोई भी उसके साथ में कोई घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालकों में, जो बालक है, चिंतन, तर्क और वितर्क, है ना, इस तरह से जो एकाग्र के जो भी गुण होते हैं उनको उसमें क्या होता है? विकसित होने लगता है। ठीक है, तो आगे आते हैं। ये 7 कट गया। ठीक है, आगे आते हैं। बच्चों के
बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। कैसे, किसने पहचाना है बताइए। 4 बताया है, तो 4 जो होते हैं कौन से, पियाजे ने बताया है। किसने बताया, पियाजे ने बताया। कौन कौन से, पियाजे ने। कौन कौन सा बताया है, एक तो देखो हमारा कौन सा, संवेदी, कौन सा है, संवेदी, संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक है। एक पूर्व संक्रियात्मक, अभी पढ़ा हमने, पूर्व संक्रियात्मक क्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक की, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। इधर क्या हमने पढ़ी थी, और क्या, मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, ठीक है। एक क्या है, औपचारिक, आखिरी क्या है, चौथी हमारी है औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है। 4 स्तरों में इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, तो इसे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। और किनके द्वारा ये पहचान करी गई थी, पियाजे के द्वारा पहचान करी गई थी, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास में क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। अल्पवयस्क बोल रहा है, ठीक है, कैसे बोल रहा है, अल्पवयस्क, तो कैसी होनी चाहिए बताइए बच्चों में, अल्पवयस्क बताओ। निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, संवेदात्मक हो या उदासीन होनी चाहिए, तो कौन सी होनी चाहिए, तो उदासीन तो नहीं होनी चाहिए, अग्र सक्रिय, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, ताकि उनके कार्य में क्या ना हो सके, कार्य में भटकाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। किसकी उत्पन्न ना, भटकाव, भटकाव, भटकाव की स्थिति उत्पन्न ना हो सके इसमें। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें क्या देना होता है हमें, निर्देशन, और क्या है, परामर्श, परामर्श, ये दोनों चीज़ें हमें देनी चाहिए, ठीक है। भटकाव ताकि उनको कम हो सके, बल्कि निषेधात्मक है, संवेदनात्मक है, उदासीनता, ये सब नहीं। आगे देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको कहाँ पर हम लोग सही तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, तो बताइए कहाँ कर सकते हैं। खेल के मैदान में, कहाँ करेंगे, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, या फिर ऑडिटोरियम में और गृह में, किस में करेंगे बताइए। तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास को मापने, यानी कि उसको मापने एवं परिभाषित करने के लिए जो सर्वाधिक, जो सबसे अच्छी, जो उपयुक्त विधि कौन सी है, परीक्षा प्रणाली है। कौन सी है, परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है, ठीक है। तो इसके अनुरूप हमारा क्या है, अब भाई टेस्ट वगैरह है, परीक्षण विधि प्रणाली है, ये सब कहाँ अप्लाई करेंगे, ये सब हम लोग विद्यालय और कक्षा में ही करेंगे। इसके लिए हम क्या है कि विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान है इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए, संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जांचने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। जहाँ बच्चे स्वतंत्र और अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, ठीक है। डैश खाली जगह है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसको किया जाता है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बहुत ज़्यादा उपस्थिति है इस चीज़ के लिए। अनुप्रेरित शिक्षण, कौन सी है शिक्षण, अनुप्रेरित शिक्षण, तो शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो किसके लिए, विद्यार्थियों द्वारा जितना प्रश्न पूछा जाएगा उतना ही अच्छा रहता है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो छात्र का जो अधिगम है वो अच्छी तरह से चल रहा है और छात्र कक्षा में रुचि ले रहा है। अगर आपकी कक्षा में कोई भी छात्र प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब जो क्लास जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न पूछना
बच्चों जो छात्र के द्वारा प्रश्न पूछना हमेशा चाहिए और छात्रों में जो है वो रुचि आती है इससे। कक्षा में जो विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या करना है? सैमपट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, चर्चा करना चाहिए, कहानी करना चाहिए या फिर प्रश्न पूछना चाहिए। तो सबसे अच्छी विधि होती है प्रश्न पूछना चाहिए उसको हमेशा, ठीक है। जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी लाएगा, प्रश्न पूछेगा, उतना ही ज़्यादा बच्चे जो है इंगेज रहते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को जो विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है बताइए। प्लेग्राउंड बना होता है, क्यों बना होता है? कि उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, या फिर शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या फिर ऑप्शन सी क्या हमारे पास में, यह समय बिताने में सहायक होगा। अच्छा, यह संयोग एवं संतुलन का विकास, संतुलन का क्या करता है? संतुलन का विकास करता है। क्या करता है? संतुलन का विकास करता है। तुम्हारा आंसर क्या सही हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिवार एक साधन है। परिवार कैसा है? एक साधन है। किस चीज़ का? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का हमारा ये साधन है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परिवार भी क्या होता है? बालक का क्या होता है? अगर पूछा जाए तो बालक का जो प्राथमिक विद्यालय होता है तो वो होता है परिवार, तथा माता पिता को ही बालक का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्या करता है? विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। कैसे करेगा? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति और विकसित करके। कैसे करेगा भाई? आदर्श रूप से। अगर शिक्षक का आदर्श रूप बर्ताव नहीं होगा तो वो चाहे जितने महान व्यक्तियों के बारे में बता ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, सभी शिक्षक करते हैं। सबसे और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? कक्षा में समयानुवर्ती होना, बिल्कुल। जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही शिक्षक का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? कार्य होता है। कठिनाइयों को दूर करना होता है। आगे आते हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? एक अति सक्रिय बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव जिसे बोलते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? तो बताइए। उसकी पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उसे कड़ी नज़र रखेंगे उस पर कड़ी नज़र रखेंगे? नहीं, ठीक है। पहली पंक्ति में बैठाएंगे तब भी वो शैतानी। क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जैसे हमेशा रहेगा, जैसे आप कहीं भी बैठा दो वो शैतानी करेगा ही करेगा, हमेशा उछल कूद मचाता ही रहेगा। उसे कक्षा में कोने में बैठाने की जगह निर्धारित कर देंगे? नहीं, ये भी नहीं करना है। उसे श्याम पट्टा आदि साफ कर, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये तो हमारा फिर उपयुक्त सभी हो गया, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया। तो करना क्या है? तो ऐसे में होता क्या है? ऐसे में करेंगे क्या कि जो भी हाइपर एक्टिव जो भी स्टूडेंट हैं उसको एक सही निर्देशन देंगे, ठीक है। उसे सही आवश्यकता से जो भी आवश्यक है वो उसे निर्देश देंगे। उसको उस तरह से निर्देश देने के बाद में उसको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देंगे। अगर कोई बच्चा है बहुत बातें करता है तो उसे चुप कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि क्लास में किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तुम मॉनिटर हो, तुम साइलेंस कराओगे सबको। तो इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नेतृत्व प्रदान कर देंगे ताकि वो वो कार्य कर सके उनको। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो जो पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों के चित्रवित्त पर, ठीक है। कैसे?
बताइए। तो उनके जो अभिभावक हैं उनके चित्तवृत्ति पर होता है। बच्चे जो है वह जिस परिवेश से आते हैं ना, बच्चे जो भी जिस परिवेश से आते हैं उनके उस परिवेश का जो है वो सीधा असर उन पे पड़ता है। ठीक है, बोलते हैं ना जैसे इन्वायरमेंट में बच्चे रहेंगे उसका एक डायरेक्टली उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। उनके अभिभावक जो होते हैं कौन होते हैं? जो अभिभावक हैं, अभिभावकों के गुणों का जो है वो स्थानांतरण हो जाता है ना, स्थानांतरण हो जाता है। वही सीखते हैं वो लोग, वही चीज़ें ग्रैब भी कर लेते हैं बच्चे ने। उसी के अनुसार जो है वो उनमें आदतें हो गई और जो भी एक्टिविटीज़ हो गई वो सभी उनमें डेवलप होने लगती हैं, वो करने लगते हैं वही काम है। इसमें क्या है, इसमें परिवार एवं अभिभावक की भूमिका क्या हो जाती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है। समकक्षीय नहीं, दूरदर्शन नहीं, और ये सहदुराभिनय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। ठीक है, मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए कहा है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? ये तो गलत हो जाएगा। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जाने के मंदबुद्धि नहीं, किसी और विशेष चिन्हित ना, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। क्यों दूसरी कक्षा में क्यों चिन्हित करेंगे? दूसरी कक्षा वाली भी तो फिर टीचर वही बोलेगा, तो ऐसे वो 2 बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, है ना। ऐसे एक चैलेंज की तरह उसे लेंगे कि ये तो जो मंद बुद्धि बालक हैं उनको कैसे सही तरीके से चीज़ें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो नई तकनीकी और जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है? एक साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। अच्छा, उनके पास क्या होनी चाहिए? धन संपदा होनी चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा ऐसे पढ़ने में ही। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर संपर्क होना चाहिए। क्यों भाई अधिकारियों के साथ उच्च संपर्क? उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का एक पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों में। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अपने चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है और हमारे चैनल को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ये आपका रहेगा होमवर्क में। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में, कमेंट करके इसे ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सभी ने प्रयास किया, लास्ट तक बने रहे। आपकी मेहनत क्या है, आपकी सफलता है। लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू। नेक्स्ट के हमारे पास में है अगला जो टेस्ट सीरीज़ बता रहा हूँ। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी एसएसटी पर। एसएसटी के कुल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 60 प्रश्न आते हैं। 60 के 60 PYQ 60 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, इतिहास के रहेंगे, भूगोल और नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब सीडीपी की तो जारी रहेगी, ऐसे ही चलेगी जब तक कि पूरे PYQ नहीं हो जाते। साथ ही साथ में एसएसटी की भी हम लोग PYQ करना स्टार्ट करेंगे, PYQ करेंगे और कुछ चैप्टर वाइज भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास में अगर जिसने भी अभी तक 300 जो सीडीपी की जो सीरीज़ करा रखी थी उस पर 500 पढ़ा होगा, 500 लिखा होगा, 500 नहीं है क्योंकि 300 कराए थे। फिर हम लोगों ने शायद 60 क्वेश्चंस और डिस्कस किए थे, उनको और अभी आगे डिस्कस करेंगे तो वो 500 की पूरी डिस्कस हो जाएगी। ये जो 300 की है ये एक प्रैक्टिस बुक है। ये क्या है? एक प्रैक्टिस बुक है। प्रैक्टिस करने के लिए भी ये तो हमको चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन करी गई है कि 30-30 प्रश्नों का हम लोगों ने अलग अलग 10 सेट बना दिया है इसमें, और प्रैक्टिस करिए ज़बरदस्त तरीके से। ये प्राइस अभी 19 रुपये, ठीक है, एक प्राइस जो है वो इसका कितना है, 19 रुपये रखा गया है। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, आप लोग से ले सकते हैं। इसको प्रिंट आउट निकलवाइए, इसका अच्छे से तैयारी करिएगा, प्रैक्टिस करिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।